हेलो बच्चों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे आज का व्याख्यान का विषय है नाजीवाद या हिटलर के उत्कर्ष के कारण। हिटलर नाम सुन रखा होगा। हिटलर किसे कहते हैं? तो हिटलर एक प्रतीक हो गया। कोई अपनी दादागिरी दिखाता है, कोई तानाशाही करता है, तो हम आमतौर पर उसे हिटलर के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में हिटलर कौन था, क्या था, कहाँ का था, इसके ऊपर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक नाजी दल एक दल का नाम था, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल। इसका संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। इसका जन्म ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर इन नदी के किनारे ब्रोनी नामक गांव की एक मोची के घर पे हुआ था। देखिए आप, 20 अप्रैल 1889 में। सामान्य बुद्धि का ही व्यक्ति था और माता से स्नेह भी करता था, परंतु अपने पिता के साथ इसकी कभी भी नहीं बनी। इसका कोई वजूद नहीं था, ध्येयहीन था, रंगहीन था और एक अच्छा चित्रकार बनना चाहता था। और प्रथम महायुद्ध ने उसकी भाग्य की दिशा बदल दी और वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। उसकी वीरता के कारण उसे प्रथम वर्ग का लौह पदक प्रदान किया गया और इस युद्ध में वह बुरी तरह घायल भी हो गया था। प्रथम युद्ध में जर्मनी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा आरोपित वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे सारी जनता जर्मनी में क्या हो गया, संधि के विरुद्ध असंतोष हो गया। अतः स्वाभाविक है कि हिटलर को भी इससे सदमा पहुंचा। उसने भी अन्य जर्मनों की भांति इस पराजय का बदला लेने का निश्चय किया, परंतु उसके पास कोई साधन भी नहीं थे, क्योंकि वो उस समय म्यूनिख नगर में भी था। तब उसने जर्मन मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1920 में हिटलर ने अपने कुछ सैनिक साथियों की सहायता से जर्मन मजदूर संघ का कायाकल्प करा और उसका नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, जिसे सामान्य भाषा में नाजी दल कहा गया। और उसके कुछ कार्यक्रमों में मुख्य थे वर्साई की संधि को अस्वीकार करना, जर्मनी के छीने हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का विकास करना, जर्मनकरण को पूरा करना, विदेशी हस्तक्षेप को रोकना, समाजवादियों और साम्यवादियों का दमन करना, भ्रष्टाचार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करना। अच्छा, इन गतिविधियों का प्रसार करने के लिए इस दल ने एक समाचार पत्र भी निकाला और 1921 में दल की स्वयं सैनिक टुकड़े का गठन भी किया गया और इसके सदस्य भूरी रंग के कुर्ते पहनते थे और उनके दाहिने भुजबंद पर स्वास्तिक का चिन्ह होता था और अपने नेता को हेल हिटलर कहकर बुलाते थे। इन टुकड़ों का काम नाजी दल की सभाओं की सुरक्षा करना, अन्य दलों की सभाओं में अव्यवस्था पैदा करके उसे भंग करना था। और हिटलर चूंकि बोलचाल में काफ़ी, उसका वाक कला में काफ़ी होशियार था और वो घंटों भाषण देता था, तो इस वजह से भी, अपनी भाषण कलाबाजी की वजह से भी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी था वो। चारों तरफ उस समय अव्यवस्था का दौर था और हिटलर और उसके मित्र ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए जर्मन सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। परंतु उसने जिस नाटकीयता से प्रयास किया, उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोग उसे पहचान गए और हिटलर ने जो प्रयास किया, वहां की सरकार ने इसे मदिरालय का विप्लव नाम देकर कुचल दिया और हिटलर को 5 वर्ष की साधारण कैद मिली। परंतु लगभग 8.5 महीना बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया और अपने कारावास काल में हिटलर ने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था मीन कैफ, मेरा संघर्ष, जो आगे चलकर नाजीवाद का जो है प्रमुख ग्रंथ बन गई, जैसे बाइबिल थी ना, वो बन गई।
नाजी दल ने अपना संपूर्ण ध्यान अपने दल को संगठित करने में लगाया और जिस दल का जो नेता था फ्यूहर, उसके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने वाली सैनिक टुकड़ी गठित की गई जिसे काली कुर्ती वाला कहा जाता था। नाजी दल के सदस्यों को लोकसभा के चुनाव लड़ने और जीतने की विशेष ट्रेनिंग दी जाने लगी। इससे क्या हुआ, दल में कई नेताओं का विकास हुआ। 1928 के बाद जो नाजी दल था उसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया और उसकी संख्या जो है बढ़ने लगी। आर्थिक अव्यवस्था का सबसे अधिक घातक परिणाम मध्य श्रेणी के लोगों को भुगतना पड़ा था। अतः श्रेणी के लोगों ने भी नाजी दल का समर्थन किया। मुसोलिनी की भांति हिटलर ने भी बड़े बड़े उद्योगपति और राष्ट्रवादियों से साठगांठ कर ली थी, क्योंकि वे लोग साम्यवाद से भयभीत थे और नाजीवाद साम्यवाद का विरोधी। अब 1930 में जो चुनाव हुए ना, उसमें नाजी दल को सफलता मिली, उसे 107 स्थान प्राप्त हुआ। मतलब हिटलर का उत्थान इतना आकस्मिक हुआ कि उस युग की जो राजनीतिज्ञ थे, जो इतिहासकार थे, उनकी धारणाएं भी असत्य सिद्ध हुई। हिटलर जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया और सब कुछ जो है ये उतना सारा हुआ, सब कुछ आकस्मिक ढंग से हुआ। 1932 में की जो मार्च अप्रैल है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, हिटलर और साम्यवादी नेता थोलमेन खड़े हुए और हिडेनबर्ग विजयी हुआ। परंतु हिटलर को उसके मुकाबले 37% वोट, मतलब 1,34,00,000 वोट मिले, जो ये हिटलर की लोकप्रियता का प्रमाण है। जुलाई 1932 में लोक चुनाव का सभा का चुनाव हुआ, उसमें इस दल को 230 स्थान मिले। परंतु इसके बाद जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हुआ और नवंबर 1932 के चुनाव में नाजी दल को केवल 196 स्थान ही मिला। तो इस प्रकार और फिर उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई जिसको उम्मीद भी नहीं थी किसी को कि हिटलर सत्तारूढ़ हो जाएगा, परंतु उसका भाग्य इतना प्रबल हुआ कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने तत्कालीन चांसलर श्लीचर को पदच्युत करके हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद हिटलर सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। अब आप इसमें हम वीडियो में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उसके उत्कर्ष के कारण क्या है। नाजी दल और उसके नेता हिटलर ने जो सफलता प्राप्त की उसके पीछे क्या कारण रहे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला हमारा पॉइंट इसमें यही रहेगा, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर चूंकि नाजीवाद का प्रमुख व्यक्तियों में से था, उसका असाधारण व्यक्तित्व था और उसमें सभी गुण थे जो एक राजनीतिज्ञ के रूप में होना चाहिए थे। उसके पास राजनीति के सारे दांवपेच थे और उसे समय के अनुसार कार्य करने की उसमें क्षमता थी। वो इतना अच्छा बोलता था या उसकी वक्तृत्व शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को वह मोह लेती थी। तो एक जो आंदोलनकारी के गुण होते थे या संगठनकर्ता के जो गुण होते थे वे सारे हिटलर के अंदर मौजूद थे। दूसरा कारण वर्साई की आरोपित संधि। जर्मन की जो जनता थी वर्साई की आरोपित संधि को भूल नहीं पाई और इस संधि ने क्या करा, देश को सभी तरह से मृतप्राय बना दिया। फ्रांस की संधि के बाद फ्रांस का सतत विरोधी रुख, रूर आधिपत्य, सार आधिपत्य, क्षतिपूर्ति की भारी रकम, जर्मनी का एक पक्षीय निशस्त्रीकरण आदि ने जर्मनों के क्रोध को भड़काने का काम किया। 1924 से 1929 के अस्थायी आर्थिक पुनरुत्थान के काल में असंतोष एवं प्रतिशोध के तत्व पृष्ठभूमि में धकेल दी गए। अब जब नाजी दल ने वर्साय का अंतों का नारा लगाया तो लाखों जो असंतुष्ट जर्मन थे उन्होंने इनका समर्थन किया। वस्तुतः नाजी दल की उत्कर्ष का मुख्य कारण वर्साय की संधि के प्रति जर्मन जनता का क्रोध था। आर्थिक संकट भी था उत्कर्ष का कारण, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक संकट चल रहा था और जर्मन
की जो है आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी। कृषक जो थे ऋण भार से दबे हुए थे, उद्योगपति साम्यवाद से भयभीत थे, छोटे बड़े जो व्यापारी थे वो भी दुखी थे, बेकारों की संख्या बढ़ रही थी। हिटलर और उसके जो दल ने घोषणा की कि हम प्रत्येक का की आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार के आश्वासनों ने समाज के प्रत्येक वर्ग की जो सहानुभूति उस दल को प्राप्त हो गई। तो एक प्रकार से यह आर्थिक संकट नासित दल के लिए वरदान साबित हुआ। जातीय उत्कृष्टता का भी नाजी दल ने प्रचार किया। हिटलर ने इसे और भी उग्र बनाया। उसका कहना था कि ईश्वर ने जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए ही बनाया है। जर्मन जाति शुरू से ही सैनिक मनोवृत्ति की और वीर पूजा की भावना से प्रेरित होती हुई आई है। अतः अब उसे हिटलर के रूप में एक वीर नायक मिल गया, तो अपनी स्वाभाविक भावना के साथ जनता ने उसे अपना फ्यूहर मान लिया। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था हिटलर और नास्तिकवाद के उत्कर्ष का एक मुख्य कारण था। प्रजातांत्रिक लोकसभात्मक शासन के विरुद्ध अरुचि होना। बहुत से जो जर्मन थे संसदात्मक शासन प्रणाली जिस ढंग से कार्य कर रही थी उससे ऊब गए थे, क्योंकि उन्हें वे दिन याद थे जब लोकसभा में अनुशासन और व्यवस्था की दृढ़ व्यवस्था थी और वाद विवाद और फजीतियों का कोई वातावरण नहीं था। तत्कालीन जो जर्मन राजनीतिक थे वो बातें करते थे, प्रतिज्ञा करते थे, जिससे जनता को बड़ा दुख होता था। अब वो एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को जर्मनी का भाग्य निर्माता देखना चाहती थी, क्योंकि जनता को मौजूदा शोचनीय स्थिति से मुक्ति प्राप्त करनी थी या उनको मुक्त करा सके। साम्यवाद का भय भी नासिक दल के उत्कर्ष का कारण बना। जर्मनी में भी इसका प्रभाव काफी रहा था, जो जिस तरह से ये बढ़ रहा था, क्योंकि नवंबर 1932 के चुनाव में साम्यवादी दल को 100 स्थान मिले थे। साम्यवादियों की सफलता ने नाजी दल की भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग एक शक्तिशाली व्यक्ति को जर्मनी का भाग्य विधाता देखना पसंद करते थे, वे नासिक दल के अनुयायी बन चुके थे। परंतु साम्यवादी दल ने उद्योगपति और पूंजीपतियों को भी नासिक दल का समर्थन करने पर विवश कर दिया। हिटलर ने सामान्य जनता में भी साम्यवाद का हुआ खड़ा कर दिया। अब रिस्टाग भवन को जलाने का दोष साम्यवादियों के माथे पर बढ़ा गया, तो लोग अनुभव करने लगी कि इनको दबाने के लिए नासिक दल को समर्थन देना आवश्यक है, क्योंकि साम्यवादी दल से टक्कर लेने वाला यदि कोई है तो वह है नासिक दल। मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके उत्कर्ष का था। प्रजातंत्र अधिकांश जर्मनों की रुचि के प्रति उपेक्षित ध्यान देने में अनुचित थी या असमर्थ थी। साम्राज्यवादी जर्मन के महान पुरुषों और उनके आदर्शों की हत्या करने वाले प्रयत्नों के संबंध में प्रजातांत्रिक सरकार की सहिष्णु नीति, साम्राज्यवादी ध्वज को तत्परता से त्यागना और सोवियत रूस के साथ मैत्री गठबंधन, इन सब कार्यों ने जर्मन जनता को प्रजातंत्र से विमुख कर दिया। सामंतवादी तत्वों, नवयुवकों, आदर्श किसानों, सैनिकों, जिन्हें मौजूदा राजनीतिज्ञों से घृणा थी, ने असंतोष को और फैला दिया। नासिक दल और हिटलर ने भी इस असंतोष के महत्व को समझा और उसका पूरा लाभ उठाया। कहने का मतलब है कि लोगों की मनोस्थिति को देखकर नासिक दल और हिटलर दोनों ने पूरा लाभ उठाया और इसके कार्यक्रम भी इसका उत्कर्ष का मुख्य कारण बने। जो नासिक दल था ना, इसके जर्मन के अधिकांश दलों ने इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रमों की झलक देखी। नासिक कार्यक्रमों में संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन तथा साम्यवादियों का दमन, श्रमिकों को शोषितों से मुक्ति, उपभोक्ताओं को उत्पादकों के शोषण से बचाने का, छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े बड़े मुनाफाखारियों से बचाने का आश्वासन दिया गया। हिटलर के इस कूटनीतिक कार्यक्रम ने सबको संतुष्ट कर दिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम का इतना जोर शोर से प्रचार किया गया, नासिक दल के जो तूफानी दस्ते थे वहाँ वो सैनिक शक्ति प्रदर्शन से या जहाँ अन्य दलों के कार्यकर्ता भयभीत हो गए, वहीं सामान्य लोगों को ये विश्वास होने लगा
की जो दल है जर्मनी में स्थायी शांति और व्यवस्था प्रदान करेगा। तो ऐसे बहुत से कारण थे जो हिटलर और नाजीवाद के उत्थान का या उत्कर्ष का कारण बने। धन्यवाद।